हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इससे पहले हमने राजस्थान की जितना भी पोर्शन था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारे हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर लिए है। RSSM भी हो चाहे RPSC, उसका हमेशा ट्रेंड रहा है कि कम से कम राजस्थान के जो टॉपिक है उनसे तो वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही करता है, ठीक है। और अभी हाल ही के जो एग्जाम हुए उसमें तो हमेशा यही हुआ है कि कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उसने नहीं दिए, बाकी लगभग क्वेश्चन उसने रिपीट किए, ठीक है। तो एक बार जिसने क्लासेस नहीं देखी वो जाकर एक बार क्लासेस जरूर देख लेना, हो सकता है आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1919 तथा 1935 का भारत शासन अधिनियम और अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान। किसी के कमेंट आए थे अंबेडकर का टॉपिक करवाने के लिए, तो मैंने आज उसी को लिया है। और मैंने 1919 और 1935 के जो क्वेश्चन हाल ही में पूछे गए इसके क्वेश्चन देखे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ने के बाद, इन क्वेश्चन को देखने के बाद इसमें से एक भी टॉपिक आपका ऐसा या एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन से आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए, ठीक है। निम्न में से कौन सा आरक्षित विषय के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं वहाँ पर आरक्षित और प्रांतीय विषयों के रूप में जो विषय बांटे गए कौन से अधिनियम के तहत बांटे गए? तो 1919 के अधिनियम के तहत बांटे गए। इसमें से आरक्षित विषय कौन से नहीं है? तो न्याय प्रशासन आरक्षित में आता है, भू राजस्व आरक्षित में है, पुलिस भी आरक्षित विषय के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन जो है वो अंतरित के लीजिए या हस्तांतरित भी इन्हें कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हस्तांतरित कीजिए या अंतरित के लीजिए, इसके अंतर्गत आता है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, कौन से अधिनियम के तहत है ये भी याद रखना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज वर्तमान में हम केंद्र सूची और राज्य सूची देखते हैं, उसी प्रकार ये आरक्षित और अंतरित विषय होते थे। आरक्षित जो है वो केंद्र या गवर्नर जनरल के पास होते थे और अंतरित जो है वो प्रांतीय सरकारों को दे रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचान कीजिए, ठीक है। 1935 की बात हो रही है, इसे लागू करने के लिए चुनाव 1937 में होते, बिल्कुल सही है। 1937 के अंदर 11 प्रांतों के अंदर चुनाव कराए गए थे। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों के अंदर। इनमें से 5 प्रांतों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला, बिल्कुल सही है। याद रखेंगे कि इन 11 में से 5 में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। याद रखेंगे पूर्ण बहुमत। और 3 ऐसे थे जिसके अंदर बहुमत के अंदर सरकार थी, कौन सी? कांग्रेस सरकार। पूर्ण 5 के अंदर और बहुमत वाले 3, ठीक है। तो टोटल 8 थे। इनमें से जो 6 थे इसके अंदर तो केंद्र ने स्वतंत्र सरकार बनाई थी 6 प्रांतों के अंदर, और उसमें से जो 2 थे प्रांत उसके अंदर गठबंधन वाली सरकार बनाई कांग्रेस ने, ठीक है। तो टोटल 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस नीति मंत्रिमंडल थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है, पंजाब और बंगाल मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल बनाए गए, बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग जो थे उसको किसी भी प्रांत के अंदर बहुमत नहीं मिला और उसके किसी भी प्रांत के अंदर मंत्रिमंडल नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत की गई। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। इसकी विशेषताएं मुख्यतः पूछी जाती है, कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आपको इसको डिटेल से पढ़ना है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत करके इसको कहाँ लागू किया गया? केंद्र के अंदर लागू कर दिया गया। यानी कि अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केंद्र के अंदर द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। प्रांतों में अंत कब हुआ? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ, ठीक है। संघीय न्यायालय जो है उसको समाप्त किया गया, ये गलत हो जाएगा। न्यायालय को समाप्त नहीं किया गया बल्कि प्रारंभ किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई कब? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। सदन के 2 सदन प्रारंभ किए गए, ये भी बिल्कुल सही है। जो उच्च सदन था उसका नाम विधान परिषद और जो निम्न सदन था उसका नाम विधानसभा रखा गया, ठीक है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। जैसे से अधिनियम आता है, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1909 के जो अधिनियम था उसके अंदर सांप्रदायिक जो प्रणाली, पृथक चुनाव प्रणाली थी, इसको प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे फिर 1919 में इसका विस्तार किया गया, फिर इसका और विस्तार कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। यानी कुल मिलाकर जो ब्रिटिश थे उनकी फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट, ये अंतर्विष्ट है, ठीक है। अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र, नाम क्या है? अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र। ये किस में था? ये 1935 के अधिनियम के अंदर था। इसको 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में इसको समाविष्ट किया गया? यानी कि 1935 के मैक्सिमम, अगर हम आज का संविधान देखते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सब 1935 के अधिनियम के तहत ली हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये शब्द है अंतर्विष्ट अनुदेशन पत्र, अनुदेश प्रपत्र, तो ये किस रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये भारत सरकार के कार्य संचालन के रूप में सम्मिलित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना से संबंधित किस अधिनियम में व्यवस्था की गई। दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो है आंशिक उत्तरदायी सरकार कहलाए या फिर जो उत्तरदायी सरकार है इसका प्रारंभ कहलाए। ठीक है, उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ कहलाए या फिर इसको आंशिक उत्तरदायी सरकार कहलाए। इसका जो प्रारंभ या उत्तरदायी सरकार का आरंभ है वो 1919 के अधिनियम में किया गया। ठीक है, कुछ मामले के अंदर इसको उत्तरदायी सरकार बनाया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। लेकिन आपसे पूछे कि उत्तरदायी, आंशिक हटा दीजिए यहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की गई तो वो फिर 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। 1919 और 1935 में ये अंतर याद रखना है कि 1919 का क्या है तो आंशिक या फिर प्रारंभ इसका पूछा जा सकता है उत्तरदायी सरकार का, या फिर आपको पूछ ले कंप्लीट है यानी कि पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की गई तो 1935 के अधिनियम में की गई। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता थी, तो इनमें से क्या विशेषता थी? राज्यों के अंदर द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन। बिल्कुल सही है कि जो प्रांत थे वहाँ पर द्वैध शासन जो है उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वशासन यानी कि उत्तरदायी जो सरकार है उसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। प्रांतों से हटाकर कहाँ पर शुरू किया गया? केंद्र के अंदर। अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण किया गया। बिल्कुल सही है, और जो तीनों है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। कब की गई? भारतीय जो प्रांत है, प्रांतों में पूछे तो 1919 और केंद्र में पूछे तो 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? सही पूछा है। तो प्रांतों के अंदर परिषदों के सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे? नहीं। उत्तरदायी शासन का ये प्रथम चरण था। बिल्कुल सही है, मैंने बताया 1919 के अंदर इसका प्रारंभ माना जाता है उत्तरदायी सरकार का, या आंशिक उत्तरदायी सरकार बनी थी और इसका प्रारंभ या प्रथम चरण तो जो था कौन सा था? 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो ये इसका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता सिद्धांत को दासता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा? तो दासता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 का जो अधिनियम है इससे संबंधित दो कथन आपको देखने को मिलेंगे इसके नेहरू के द्वारा। तो नेहरू के द्वारा एक तो इसको दासता का नया अधिकार पत्र कहा गया और एक कहा गया कि एक ऐसी रेल है जिसके अंदर ब्रेक तो दिए लेकिन इंजन गायब है। ठीक है, यानी कि बिना इंजन की रेल है ये, और दासता का नया अधिकार पत्र है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि दासता की रेल, इसको कैसे याद रखेंगे? नेहरू ने इसको क्या कहा? दासता की रेल। यानी कि दासता की रेल का मतलब क्या हो गया कि एक तो बिना इंजन वाली रेल और एक दासता का नया अधिकार पत्र। ठीक है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके संबंध में कहा? 1935 के अधिनियम के संबंध में कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट अधिकार किसे दिए गए? तो देखिए तीन प्रकार की सूचियाँ थी इसके अंदर। एक तो थी जो 1935 है इसके अंदर, एक तो थी केंद्र सूची, ठीक है, एक थी राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। जो 1919 वाला था उसके अंदर दो ही थे, एक तो आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तीन सूचियाँ बना दी गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जैसा अभी वाला सिस्टम है सेम वैसा वाला सिस्टम था, लेकिन अभी जो अवशिष्ट विषय है वो जो केंद्र सूची के या केंद्र सरकार के तहत आते हैं, उस वक्त ये अवशिष्ट विषय जो थे ये किसके अंतर्गत आते थे? गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। ठीक है, 1919 के अधिनियम की गई द्वैत शासन व्यवस्था को परिवर्तित करने की संस्तुति किसने की थी? तो 1919 का जो अधिनियम था उसको परिवर्तित करने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो भारत कब आया था? 1927 के अंदर आया था। ठीक है, और इसी की लाठियों का वार सहन करते हुए जो लाला लाजपत राय थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषय से पृथक करने के लिए किस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए? तो केंद्रीय विषयों को प्रांतीय विषयों से या प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए पहली बार किस अधिनियम में पहली बार बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1919 के अधिनियम में। अभी हमने देखा एक तो आरक्षित विषय के रूप में थे और एक हस्तांतरित विषय के रूप में थे। तो पहली बार किसमें बनाई गई? 1919 के अधिनियम के अंदर। ठीक है, किस रूप में बनाया गया? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रावधानों 1919 को अंतिम स्वरूप देने से पूर्व शासकों ने जिस एक राष्ट्र नायक से भारत की संवैधानिक प्राथमिकता को इंगित करने का अनुरोध किया था वो कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है किसको कहते हैं? ये भी याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम को कहते हैं। और मार्लो मिंटो किसको कहते हैं? 1909 के अधिनियम को, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 1919 के अधिनियम का प्रावधान था, इनमें से क्या प्रावधान था? तो गवर्नर जनरल की वीटो की जो वीटो शक्ति है उसको समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वीटो पावर था उसको, जो वीटो की शक्ति थी गवर्नर जनरल को, उसको समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा है। द्विसत्तात्मक विधानमंडल का आरंभ किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। उच्च सदन को
राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, बिल्कुल सही है। और द्विसदनात्मक विधानमंडल का आरंभ किया गया। द्विसदनात्मक विधानमंडल, दो याद रखिएगा, द्विसदनात्मक प्लस द्वैध शासन, ये दोनों कब प्रारंभ किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में प्रारंभ किए गए थे। अब इसमें जो चीज़ें दे रखी वो भी आपको याद रखना है कि दोनों जो मंडल थे, राज्य परिषद क्या था? उच्च सदन था, और जो विधानसभा थी वो निम्न सदन था। इसका कार्यकाल याद रखिएगा, जो उच्च सदन था इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। कितना? 5 वर्ष था। जबकि जो निम्न सदन है इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष था, जबकि 5 वर्ष किसका था? उच्च परिषद या राज्य परिषद का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता थी, बिल्कुल है। कंप्लीट रूप से प्रांतीय स्वायत्ता किस में आ गई थी? 1935 के अधिनियम में आ गई थी। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। और एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। किसका? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, ये आ गया। उपरोक्त सभी इसमें सत्य हो जाएंगे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ठीक है, नहीं ये पूछा है। इसमें शासन की दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेक्टली कहा गया, बिल्कुल सही है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता था। ठीक है, आप याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और इसके अंदर जो दोहरी योजना है, जैसे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, द्वैध शासन है, तो ये सब इसमें प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, और अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जबकि करता है। ठीक है, ये नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। ये तो इसने तो क्या किया था? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका और विस्तार कर दिया था। जो 1909 में शुरू हुआ था, 1919 में उसका और विस्तार कर दिया गया। कैसे विस्तार किया गया? 1909 में सिर्फ मुस्लिम जो थे इनको पृथक निर्वाचन है उसकी सुविधा दी गई थी, जबकि 1919 का जो अधिनियम है उसके अंदर मुस्लिम को पहले दे दिया था, सिख प्लस ईसाई प्लस यूरोपियन प्लस जो एंग्लो इंडियन, इन चारों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, किसमें? 1919 के अधिनियम में। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया, ये बिल्कुल सही है। आपको मैंने जब आरपीएससी पढ़ाया था तब भी कहा था कि दो चीज़ें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आपको संघ का पूछे, केंद्र का पूछे, तो केंद्र में सबसे पहले होगी, यानी कि केंद्र के अंदर यूपीएससी की स्थापना 1919 के अधिनियम में हुई थी। जबकि आपको राज्य में पूछे कि पीएससी, जिसे पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग कहते हैं हम, या फिर राज्यों के अंदर लोक सेवा आयोग कहते हैं, ये सब जो है 1935 के अधिनियम के तहत आए थे। तो 1919 और 1935 दोनों का दे रखा हमारे, तो हमसे यूपीएससी भी पूछ सकते हैं या पीएससी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता थी, बिल्कुल सही है। 1935 की विशेषता थी केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। राज्य से हटाकर कहाँ कर दिया था? केंद्र के अंदर कर दिया था। ठीक है, संवर्ती सूची का सृजन कर दिया गया था। 3 सूचियां मैंने अभी बताई, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन इसमें नहीं था, ये तो समाप्त कर दिया था और कहाँ लगा दिया? केंद्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, जो अनुसूची 7 है, जो 1935 का अधिनियम था, उसके अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ जोड़ी गई। कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन को दर्शाती, बिल्कुल सही है। केंद्र सूची के अंदर 59 विषय थे, बिल्कुल सही है। प्रांतीय सूची में 36 विषय नहीं थे, ये 36 विषय जो है ये संवर्ती सूची के अंदर थे। जबकि प्रांतीय सूची में कितने थे? 54 यानी कि 54 विषय थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, केंद्र सूची में 59 थे, प्रांतीय सूची में 54 थे और संवर्ती सूची के अंदर 36 विषय थे। ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, देखिए इन विषयों को अच्छे से याद रखिएगा। पूछा गया है कि केंद्र सूची में कितने थे, राज्य सूची में कितने थे। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित की गई, ये पहले हमने बात कर ली। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके गलत उत्तर का चयन करना है। ठीक है, जो अनुच्छेद इसमें जो अधिनियम है 1935 का, ठीक है, 1935 का जो अधिनियम है उसमें 321 अनुच्छेद है, 14 भाग है और 10 अनुसूची है। अच्छे से याद रखिएगा कितने अनुच्छेद है? 321 अनुच्छेद है और इसमें 14 भाग और 10 अनुसूची है। ठीक है, अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देशी रियासती इकाइयों के रूप में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। अधिनियम केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची के रूप में करता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 सूचियाँ नहीं, इसमें कितनी है? 3 सूचियाँ, अभी हमने बात की 3 सूचियाँ है। कौन कौन सी? संघ सूची, प्रांतीय सूची और एक संवर्ती सूची। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी। कौन से अधिनियम की निंदा की गई थी? तो ये की गई थी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसकी की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
निम्न में से किस अधिनियम में सिखों, ईसाइयों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो अभी मैंने बताया, अगर मुस्लिम का पूछे, मुस्लिम का वैसे पूछेंगे नहीं क्योंकि हमारे 1919 का अधिनियम 1909 का अधिनियम है नहीं है, और 1919 के अंदर इन सबको प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है किस अधिनियम के तहत प्रवृत्त किया गया था? तो ये किया गया था 1935 का अधिनियम है, इसके द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक निरंकुशता का मतलब संविधान की निरंकुशता, कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें क्या है, तो भैया भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मैंने बताया कि जो मैक्सिमम चीज़ें ली गई है हमारे संविधान के अंदर, वो कहाँ से ली गई है? 1935 के अधिनियम से ली गई है। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? अब देखिए, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये पूछा किस वर्ष में स्थापना की गई, तो 1935 में की गई। ये पूछता किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, तो फिर 1935 इसका आंसर होता। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के। कब किया गया? 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? एक तो बर्मा है, ठीक है, और एक अदन है। ठीक है, अदन और बर्मा, ये दोनों जो है ये किस अधिनियम के तहत? जो 1935 का अधिनियम था, इसके तहत हमारे भारत से अलग कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो जो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेरित है। ठीक है, भारतीय विधान पालिका यानी कि प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। विधान पालिका का मतलब व्यवस्थापिका। ठीक है, जो भारत की व्यवस्थापिका या विधानमंडल है, वो पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया? तो मैंने अभी बताया आपको कब बनाया गया, 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे, दो परिषद थी, एक तो राज्य परिषद और एक विधानसभा। ठीक है, राज्य परिषद तो उच्च थी और विधानसभा निम्न थी। तो जो राज्य परिषद का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था अलेक्जेंडर मोडीमैन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के एक्ट में लोकतांत्रिक प्रभाव क्या क्या है? ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई और मताधिकार का विस्तार हुआ। बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष पूछे तो 1919 और अप्रत्यक्ष पूछ ले आपसे। ठीक है, अप्रत्यक्ष तो वो हो जाएगा 1935। ठीक है, दोनों को याद रखें, जहाँ सिमिलर चीज़ें हैं उनको साथ साथ याद रखना है। ठीक है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत और अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार, ये बिल्कुल सही है कि प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि यूपीएससी है, ठीक है, और एक आईसीएस जो है, आईसीएस की जो परीक्षा होती है, आईसीएस यानी कि इंडियन जो सिविल सर्विस होती है, उसका विस्तार, मतलब कि आईसीएस की परीक्षा जो पहले करवाई जाती थी, उसका हमेशा सेंटर लंदन जाना पड़ता था उसको एग्जाम को देने के लिए। इसके बाद 1919 के ये प्रावधान किया गया कि अब भारत के अंदर ये परीक्षा करवाई जा सकेगी। और कहाँ पर करवाई गई थी पहली? तो इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर पहली आईसीएस की परीक्षा करवाई गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। बिल्कुल सही है, और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपके एक भी जो टॉपिक है, एक भी जो बिंदु है वो नहीं छूटेगा 1919 और 1935 के अधिनियम के तहत। तो एक बार ये क्वेश्चन सारे अच्छे से देखना। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता 1919 के अधिनियम की नहीं है? ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। बिल्कुल सही है, अभी हमने विषय भी देख लिए और इसके बजट को भी आपसे पूछ ले कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत। तो मैंने बताया जहाँ पर दो चीज़ याद, नंबर 2 याद रखना है, यानी कि दो तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी। ठीक है, इसके अलावा जो द्वैत शासन था, इसके अलावा दो जो बजट थे, 2 भागों में बांट दिया बजट को भी, 2 भागों के अंदर बांट दिया गया। ठीक है, तो ये जो 2 का आंकड़ा है ये 1919 के अधिनियम के तहत रहा था। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल सही है, मैंने बताया यूपीएससी का गठन जो है किसके तहत किया गया? 1919 के, और 1935 के अधिनियम के तहत पीएससी यानी कि जो आरपीएससी के लीजिए, पीएससी के लीजिए, उसका गठन किया गया। वायसराय तथा भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में कराए जाने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है, और कहाँ पर कराए जाने का प्रावधान किया गया? तो इलाहाबाद के अंदर पहली आईसीएस की परीक्षा करवाई गई, आईसीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम मतलब कि 1919 का अधिनियम। ठीक है, अगस्त घोषणा ही आगे जाकर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में परिणत हुई, ये बिल्कुल सत्य है। ये अगस्त घोषणा वो नहीं है 1940 वाली जो है, वो ये अगस्त घोषणा नहीं है। ये अगस्त घोषणा है 20 अगस्त 1917 के अंदर, 20 अगस्त 1917 के अंदर जो घोषणा हुई थी
वो जो उसे आगे जाकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के रूप में परिणित किया गया। ठीक है, ये एक्ट जो है 1 जनवरी को, याद रखेंगे आप, 1 जनवरी 1921 को लागू हुआ था। और 1921 में जो ये हमने अभी देखा केक जो पद होता है, जो केक का पद अभी जो वर्तमान में जो केक का पद है वो भी इसी 1919 के अधिनियम के तहत ही सृजित हुआ है। तो केक का जो पद है वो भी 1919 के अंदर ही सृजित हुआ था। केक मतलब कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये उसका पद भी 1921 के अधिनियम के तहत सृजित हुआ था। और जो आपने वो पढ़ा होगा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था, जो रियासतों के जो था उसके लिए एक बनाया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसका गठन भी 1921 में हुआ था। और उसका जो चांसलर था वो किसको बनाया गया था, जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनको बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं 1921 में हुई थी, यानी कि 1921 में ही ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1921 को। ठीक है, इस एक्ट के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी मैंने बताया कि एक का गठन हुआ था। ठीक है, उपरोक्त सभी इसके सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, 1919 के अधिनियम के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। उच्च सदन राज्य परिषद में कुल सीटें 4 थी, बिल्कुल सही है। इसमें से 16 तो 34 जो है वो तो निर्वाचित थे और 26 जो है वो मनोनीत थे। देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है ये। निम्न सदन जो था विधान सभा, उसमें टोटल 145 थी, उसमें से 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 6 नहीं था, हमने बताया राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था और विधान परिषद का कितना था, 3 वर्ष। तो राज्य परिषद का 5 वर्ष और विधानसभा का कितना था, 3 वर्ष। ठीक है, 1919 का अधिनियम लाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था कि मार्लो मिंटो एक्ट जो 1909 का है, उसमें भारतीयों की जो स्वशासन की मांगें थी वो पूरी नहीं कर पाई, इसलिए 1919 का एक्ट लाया गया। और ये भी जल्दबाजी में लाया गया। जो भारतीय थे वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे 1909 के एक्ट से कि 1900 जो हर 10 साल बाद में जब एक्ट लाया जाता है तो ये बहुत जल्दी, यानी कि 1927 में इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और जो राजकरों की नीति थी वो कमज़ोर होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है वो एकता फिर से बढ़ती हुई जा रही थी। जैसे लखनऊ एक्ट जो था उसके कारण हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, होम रूल जो आंदोलन चल रहे थे उसके कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार हो रहा था, इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है फटाफट से 1919 का अधिनियम लाना चाहती थी। तो उपरोक्त सभी जो है इसके सही कथन हो जाएंगे। ठीक है, 1935 के एक्ट के संबंध में असत्य कथन है। तो 1935 के एक्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी तुलना ऐसी रेलगाड़ी से की है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो मैंने बताया आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, दास्ता की रेलगाड़ी, यानी कि दास्ता का पत्र भी इसने कहा है और रेलगाड़ी बिना इंजन की रेलगाड़ी भी किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। जिन्ना ने इसको क्या कहा, सड़ा हुआ एक्ट कहा है। जिन्ना ने कहा है सड़ा हुआ एक्ट, जैसा जिन्ना था सड़ा हुआ वैसे ही उसका एक्ट भी, इसने उसको क्या कहा, एक्ट भी सड़ा हुआ है। ठीक है, फजल है ये। ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, फजल है। ठीक है, फजल उल हक है ना, फजल उल हक। तो इसने कहा कि यह न तो हिंदू राज था और ना ही मुस्लिम राज। ठीक है, उन्होंने इसके संबंध में कहा था फजल उल हक ने कि ना तो ये हिंदू राज है और ना ही ये मुस्लिम राज है। महात्मा गांधी ने इसने गुलामी का अधिकार पत्र यानी कि दास्ता का अधिकार पत्र का, ये गलत हो जाएगा, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया, बिल्कुल सही है। मैंने बताया 1909 में जिसकी शुरुआत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मुस्लिमों को देकर इसने शुरू किया था अंग्रेजों ने, उसका दायरा 1919 में बढ़ा दिया गया और मुस्लिमों के बाद में इसने सिखों को दे दिया, यूरोपियों को देगा, एंग्लो इंडियन को दे दिया, ईसाइयों को दे दिया। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अच्छा ये 1935 की बात कर रहे हैं ना, 1935 की, सॉरी 1935 के अंदर सही है। 1935 में भी जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसको दायरा और बढ़ा दिया गया था और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जबकि प्रत्यक्ष की किसमें थी, प्रत्यक्ष की हमने देखी 1919 के अंदर थी। ठीक है, 1919 में। इसमें केंद्रीय बैंक आरबीआई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आरबीआई की, और एक आपको जो संघीय न्यायालय, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की जो स्थापना है वो भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, बर्मा अदन को ब्रिटिश भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, तीनों ही सत्य हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब अम्बेडकर जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अम्बेडकर जी के जो है संविधान सभा के अंदर जो निर्वाचन हुआ था, सबसे पहले हम बात करेंगे जो जैसुर कुलना है, जो पश्चिम बंगाल था उसमें एक जगह थी जैसुर कुलना। ठीक है, वहाँ से सबसे पहले इनका निर्वाचन किया गया था। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो जो वेस्ट बंगाल है ये किस में चला गया, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके अंदर चला गया। तो फिर इनको कहाँ से चुना गया, इनको मुंबई प्रेसिडेंसी, और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी कहाँ पर, जो पुणे है वहाँ से इनको चुना गया। ठीक है, पुणे से इनको चुना गया। उनके लिए सीट किसने खाली की थी, तो जो जयकर थे
एम आर जो जेकर थे उन्होंने इनके लिए पुणे की सीट खाली की थी। तो ये पूछ रहा है कि संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए, तो अंतिम रूप से हम याद रखेंगे कि मुंबई प्रेसिडेंसी यानी कि पुणे से निर्वाचित हुए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो किस में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर चला गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यदि संविधान असफल होता है, अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए जितने भी कथन मैंने लिए, ऑब्वियसली हम अम्बेडकर पढ़ रहे तो सारे का आंसर अम्बेडकर होने वाला है, क्योंकि और कोई भी इसमें संविधान के निर्माण से संबंधित हमें नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ अम्बेडकर दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको जो इनके जो कथन हैं उनको याद रखने हैं कि यदि संविधान असफल होता है, अगर संविधान असफल होता है तो उसमें संविधान की कोई गलती नहीं है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य ही दुष्ट था। यानी कि अगर संविधान असफल होता है तो उसमें संविधान की गलती नहीं है, संविधान तो अच्छा बनाने वाले भी अच्छे थे, लेकिन उसको जो लागू करने वाले थे उनका व्यवहार गलत था, वो मनुष्य जो इनको लागू करने वाले वो दुष्ट हुए, इसलिए संविधान क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये सब चीज़ें किसने कही थी, बी आर अम्बेडकर ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, ये कथन किसका है। तो भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर जननी किसने कहा है, जनक ने कहा है। ठीक है, अम्बेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, किसने कहा है, ये के.वी. राव ने कहा है। जनक इनको कहा है तो एक तो नेहरू जी को कहा है और एक पटेल जी को कहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि नेहरू और पटेल थे, ये तो जनक थे, लेकिन संविधान की जननी कौन थे, यानी कि माता कौन थी, तो वो थे अम्बेडकर जी, और कहा किसने, के.वी. राव ने कहा है। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। ठीक है, प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया, ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और आपसे पूछ सकते हैं कि अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। कब बने थे, तो इससे एक दिन बाद में, जस्ट एक दिन बाद में, उसी दिन तो नहीं बनाएंगे, उस दिन तो क्या प्रारूप समिति का गठन हुआ है, तो अगले दिन हम अध्यक्ष बनाएंगे, यानी कि 30 अगस्त को इनको अध्यक्ष बनाया गया। अब आपको इसके नाम भी याद रखने हैं कि इसको प्रारूप समिति भी कह सकते हैं, इसको मसौदा समिति भी कह सकते हैं, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखना, और एक इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। तो संविधान सभा के अंदर एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे और वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के लीजिए, पांडुलेखन कमेटी के लीजिए, मसौदा समिति के लीजिए। ठीक है, ये कथन किसका है कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिन्हें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। यानी कि भले ही हमारा जो संविधान है वो संघात्मक की ओर इंगित करता है, हम भारत को संघात्मक कहते हैं, और जो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे केंद्र जो है इसको मजबूत बनाया गया है। यानी कि हमारा जो झुकाव है वो संघात्मक होते हुए भी हमारा झुकाव किस ओर है, केंद्र की ओर है। यानी कि कभी भी आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र के हाथ में आ जाती है। इसलिए लेकिन फिर भी ये क्या है, परिसंघात्मक संविधान है। ये किसने कहा है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 32 के अंदर, जो किसमें आता है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। और इसके तहत कितनी रेट जारी की जाती है, 6 प्रकार की रेट जारी की जाती है। तो ये जो है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है। जो प्रस्तावना है इसमें जितने भी सदस्य हैं संविधान के, उन सबकी क्या इच्छाएं थी वो सब इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। कहते हैं ना कि जो दर्पण है, संविधान का दर्पण किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना का कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रस्तावना, छोटी सी प्रस्तावना पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आ जाता है कि इस पूरे संविधान के अंदर क्या कहा होगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक जो सदस्य है उसकी इच्छा को समेटता है, और इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो ये भी किसका है, भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में दिए गए त्रय संघ, यानी कि अम्बेडकर जो थे इन्होंने जो लास्ट भाषण दिया था, लास्ट भाषण कब था, 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा का अंतिम भाषण था, अंतिम बैठक थी और अंतिम अधिवेशन था, कब, 24 जनवरी को। तो उस वक्त इन्होंने एक भाषण दिया था और उसमें त्रय संघ की बात की गई थी, यानी कि यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। इसके अंदर कौन सा शब्द शामिल नहीं, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, तारतम्यता नहीं है। और ये तीनों शब्द जो है ये फ्रांस के संविधान से हमने लिए। ठीक है, संविधान अच्छा हो या बुरा, उसकी अच्छाई या बुराई, उसका व्यवहार
करने वालों पर निर्भर करती है। तो अभी हमने जिस सेम वैसा ही है ये भी कि संविधान कभी भी असफल नहीं हो सकता, उसकी असफलता उसको व्यवहार में लाने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है। तो ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय समता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो B.R. अम्बेडकर जी है इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, और इसी 14 अप्रैल को इनकी जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समता दिवस के दीजिए राष्ट्रीय समानता दिवस भी से हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय समता या राष्ट्रीय समानता दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, 20 जुलाई 1924 को अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है कि अम्बेडकर के द्वारा कब की गई थी? 1924 के अंदर जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और अगर आपने संविधान अच्छे से पढ़ा हो तो 1924 आपको डेट देखते याद आ जाना चाहिए कि महात्मा गांधी ने इसी 1924 के अंदर ही एक संविधान की मांग की थी और कहा था कि जो भारतीयों का जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय खुद निर्धारित करेंगे। ये कब कहा था उन्होंने? 1924 के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग करते हुए कहा था। ठीक है, और 1941 में ये वायसराय की सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। बिल्कुल सही है, जो वायसराय है उनकी सलाहकार जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्य रहे कब? 1941 में। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हैं। ठीक है, प्रथम विधि मंत्री किसके? स्वतंत्र भारत, यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो जब सरकार का गठन हुआ तो प्रथम विधि मंत्री रहते कौन? B.R. अम्बेडकर। और ये PM कौन थे उस वक्त? नेहरू जी थे। ठीक है, PM कौन थे? नेहरू थे। जबकि अगर अंतरिम सरकार के अंदर पूछे आपको विधि मंत्री तो कौन थे? जोगेंद्र मंडल थे। कौन थे? जोगेंद्र मंडल थे। ठीक है, अम्बेडकर ने भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते हुए द्विसदनात्मक व्यवस्था का समर्थन किया है। बिल्कुल, जो अम्बेडकर जी थे वो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते थे, उसके साथ ही द्विसदनात्मक व्यवस्था का भी समर्थन करते थे। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। और ये आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये जितने भी प्रश्न थे इन दोनों टॉपिक को लेकर मैंने सारे करवा दिए गए हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो वो भी कर देना, उस पर फिर वीडियो बनाने की सोचते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।